हेलो दोस्तों, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन आपको गिवन है वो ये रहा आपके सामने। औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगाया गया, और इस समय मेवाड़ का शासक कौन था जिसने औरंगजेब का क्या किया दोस्तों, विरोध किया। ऑप्शन आपके सामने है राणा प्रताप, राणा राज सिंह, उदय सिंह और अमर सिंह प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राणा राज सिंह। वही राज सिंह जिसने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह किया था। राज सिंह की एक उपाधि भी है दोस्तों, और वो उपाधि काफी बार पूछी जाती है। जिसकी जो उपाधि है इसकी वो क्या है, विजय कटकातु। क्या है दोस्तों, विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी किसने, महाराणा राज सिंह ने। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। झाली बाव बावड़ी, बहुत ही गजब का प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। झाली बाव बावड़ी और मामा देव का कुंड जो है वो निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ और मेहरानगढ़। तो झाली बाव बावड़ी और मामा देव का जो कुंड है वो किस दुर्ग में स्थित है साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग में। वैसे तो कुंभलगढ़ किले का जो निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था किसका निर्माण, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण। इसके अलावा ये जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, वो किसकी देखरेख में बनाया गया था। इसका जो वास्तुकार था वो कौन था दोस्तों, मंडन। कौन था, मंडन इसका क्या था, वास्तुकार। इसी दुर्ग के भीतर जो है वो कटारगढ़ स्थित है। क्या स्थित है दोस्तों, कटारगढ़ का भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कटारगढ़ किसके अंदर स्थित है, कुंभलगढ़ के अंदर स्थित है, जिसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है, जहाँ पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म भी होता है। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कहाँ पे होता है, कटारगढ़ में होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया। किसका निर्माण पूछा गया आपको, सांबर झील का निर्माण। तो ऑप्शन आपके सामने है गोपेंद्र राज, दुर्लभ राज, वासुदेव और वत्सराज। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे सांबर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है, सांबर झील। इस इलाके, ये जो इलाका है सांबर झील वाला, इस इलाके को पहले क्या कहते थे, सपाल दक्ष कहते थे। क्या कहते थे, सपादलक्ष। इस इलाके को पहले क्या कहा जाता था दोस्तों, सपादलक्ष कहा जाता था। वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया, वासुदेव चौहान के द्वारा। और इसी जगह पे 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की गई थी वासुदेव चौहान के द्वारा। तो वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। और ये बातें जो है वो सारी किसके माध्यम से हमें पता चलती हैं, ये बातें पता चलती हैं साथियों, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख। किसके माध्यम से पता चलता है, बिजोलिया शिलालेख, जो 1100 लगभग 1170 ईस्वी का है। बिजोलिया शिलालेख कब का है साथियों, 1170 ईस्वी का। यहाँ पे दोस्तों नमक की हम बात करें तो यहाँ पे नमक का जो उत्पादन है वो कितना होता है, 8.7% नमक का उत्पादन होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें गिरने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो इसमें कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, मेंथा, जिसको मेंढा भी कहते हैं। इसके अलावा रूपनगढ़ वही रूपनगढ़ जिसके किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, सलीमाबाद अजमेर में। इसके अलावा यदि और नदियों की हम बात करें तो खंडेला के अलावा कौन सी है, खंडेला के अलावा है खारी। तो ये सारी नदियां जो हैं सांबर झील में आकर के गिरती हैं। इसके अलावा इनमें सबसे ज़्यादा जो गाद लेकर आने वाली नदी है साथियों वो कौन सी है, मेंथा। कौन सी नदी सबसे ज्यादा गाद लेकर के आती है सांबर झील के अंदर, तो वो नदी है साथियों कौन सी, मेंथा नदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए हैं जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ और धूलगढ़। तो जैसलमेर का किला जो है जो पीले पत्थरों से निर्मित है, और जो कहाँ पे है, त्रिकूट पहाड़ी पे। किस पे स्थित है साथियों, त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है। और इस पहाड़ी का एक और नाम है, और वो नाम क्या है दोस्तों, गोरहरा पहाड़ी। क्या कहते हैं इसको, गोरहरा पहाड़ी। त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है जैसलमेर का किला, और किन पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से निर्मित है। इस किले का जो नाम है साथियों वो क्या है, सोनारगढ़ का किला। इसके अलावा एक किला और है सुवर्णगिरी।
सुवर्णगिरी कहाँ पे है साथियों? सुवर्णगिरी है जालोर में। सुवर्णगिरी किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा 99 बुर्जों वाला यदि कोई किला है तो वो है आपका सोनारगढ़ का किला। और इस किले को क्या कहा जाता है? त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है। इसके अलावा इसको रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। और इसे इस तरह से बनाया गया है, ये ऐसे लगता है जैसे कोई सिंह अंगड़ाई ले रहा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इसकी जो छत है वो किसकी बनी है? लकड़ी की बनी है। किसकी बनी है साथियों? लकड़ी की बनी है। इसकी छत बनी है कौन से किले की? सोनारगढ़ किले की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही गजब का प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? कौन सी? 84 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने रामगढ़, करौली, जैसलमेर, बूंदी। तो आपको बता दें कि 84 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ बनी है? बूंदी में बनी है। और दोस्तों इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? राव अनिरुद्ध के द्वारा। काफ़ी बार पूछा गया है कि 84 खंभों की छतरी जो है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा झाबाई देवा की याद में। और कहाँ पे करवाया गया? देवपुरा गांव में। कहाँ पे करवाया गया इसका निर्माण? देवपुरा गांव में करवाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। दोस्तों पूर्वी मैदान का जब भी क्वेश्चन आए तो पूरा पूर्वी मैदान आपके दिमाग में छा जाना चाहिए। वो मैदान जो राजस्थान के टोटल भूभाग का 23.03% है। कितना प्रतिशत है? 23.03%। और जहाँ पे लगभग 39% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। यहाँ पर नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा लाई जाती है, कच्छारी मृदा लाई जाती है। पूर्वी मैदान जिसमें तीनों बेसिन है, और तीनों बेसिन कौन कौन से हैं आपके? चंबल बेसिन के अलावा माही बेसिन, चंबल बेसिन के अलावा कौन सा है साथियों? माही बेसिन। और तीसरा जो है आपका वो कौन सा है? बनास बेसिन। पूर्वी मैदान ऐसा मैदान है जिसमें तीनों बेसिन है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका वो क्या होगा साथियों? राइट आंसर क्या होगा आपका पूर्वी मैदान में प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो कौन सी नहीं है? काकने नदी, जिसको क्या कहा जाता है? काकने भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक नाम और है जो क्या है? मसूरदी नदी। और क्या नाम है इसका साथियों? मसूरदी नदी है। ये नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? जैसलमेर के एक छोटे से गांव कोटरा गांव की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। और जब कभी वर्षा होती है, ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, तो ये नदी जो है वो किस झील में जाकर के गिरती है? भुज झील का निर्माण करने वाली नदी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे पूछा गया है। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध कौन था? ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। राजा वृंदावन दास, राणा कुंभा, राजा कृष्णदेव, राजा सावन सिंह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राजा सावन सिंह। राजा सावन सिंह को नागरीदास के नाम से भी जाना जाता है। किशनगढ़ जो राठौड़ वंश की ही एक शाखा थी, जहाँ किशनगढ़ के राजा थे सावन सिंह, जिनको नागरीदास के नाम से जाना जाता है। ये एक बेहतरीन चित्रकार थे। जो आपके सावन सिंह हैं वो क्या थे? बेहतरीन चित्रकार थे। इसके अलावा बेहतरीन कवि भी थे। इनके दरबार में अनेक चित्रकार, जिनमें से मोरध्वज है, निहाल चंद है, प्रमुख माने जाते हैं, जिन्होंने बनी ठनी का बेहतरीन चित्रांकन किया है। और बनी ठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और इसको भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन के द्वारा इसको क्या कहा गया? भारत की मोनालिसा कहा गया। सावन सिंह का जो काल है वो किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने है भगत आंदोलन, जकात, नीमूचाणा। नीमूचाणा कहाँ पे है? अलवर में। डबल डायरिज्म की संज्ञा दी गई है नीमूचाणा आंदोलन को। इसके अलावा मेवाड़। तो देखिए यहाँ पे भील जनजाति से संबंधित आंदोलन जो है वो कौन सा होगा? भगत आंदोलन, जो भील जनजाति से संबंधित है। कहते हैं कि गोविंद गिरी और सरजी भगत ने मिलकर के इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन से संबंधित है संप सभा।
कौन सी सभा? संप सभा का जो गठन है वो किसके द्वारा किया गया? गोविंद गिरी के द्वारा किया गया। और कब किया गया? 1883 ईस्वी में किया गया। इसके अलावा एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि संप सभा का जो पहला अधिवेशन है वो कब हुआ था साथियों? 1903 ईस्वी में हुआ था संप सभा का पहला अधिवेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्या दिया गया आपको? 1908 में स्थापित राजपूताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? 1908 में स्थापना की गई थी राजपूताना म्यूजियम की, तो ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। तो देखिए साथियों, राजपूताना म्यूजियम जो है जिसकी स्थापना 1908 में की गई, ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। दोस्तों मैगजीन का दुर्ग जिसे 1908 में राजपूताना म्यूजियम बना दिया गया था। ये क्या है आपका? मैगजीन दुर्ग को ही क्या बनाया था? राजपूताना म्यूजियम बनाया गया था। इस किले का जो निर्माण है वो 1570 ईस्वी में किया गया। और इस किले का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा करवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा गया आपको इसमें? गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है बनास, सरस्वती, माही और बेड़ज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों? बनास नदी के किनारे है। तो यहाँ पे देखिए गिलुंड सभ्यता किस जिले में स्थित है? किस जिले में है? राजसमंद में है। गिलुंड सभ्यता कहाँ पे है? राजसमंद जिले में स्थित है, जो कि एक ताम्र युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता है। और ये किस नदी के किनारे पे है? बनास नदी के तट पे स्थित है। इसके अलावा हम बात करें और ताम्र युगीन सभ्यताओं की, जैसे गणेश्वर है। गणेश्वर कहाँ पे है? गणेश्वर है सीकर में, जिसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है गणेश्वर को। इसके अलावा आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर में। और गिलुंड जो है, ये सारी जो सभ्यताएं हैं वो कौन सी हैं? ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार प्रश्न क्लास संस्कृति से अब यहाँ पे पूछा गया है। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं देव झूलनी एकादशी। तो देव झूलनी एकादशी किसे कहते हैं? भाद्रपद शुक्ल की एकादशी। भाद्रपद शुक्ल की एकादशी को क्या कहा जाता है? देव झूलनी एकादशी कहा जाता है। देव झूलनी एकादशी कहते हैं। और इस दिन झांकी निकाली जाती है देव लकड़ी से बने देव विमान के अंदर देवताओं की झांकी निकाली जाती है। तो ये जो लकड़ी से बने देव विमान है ये क्या कहलाते हैं? ऑप्शन आपके सामने खांडे, चोपड़े, बाजोटे और बेवाण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा साथियों? बेवाण। लकड़ी से बने देव विमान क्या कहलाते हैं? बेवाण कहलाते हैं। और इनका जो निर्माण है राजस्थान में वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? बस्सी। कहाँ होता है? बस्सी। और ये बस्सी कहाँ पे पड़ता है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे होता है? चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी से बने जो मंदिर होते हैं जिनमें झांकी निकाली जाती है देवताओं की, कहाँ पे बनाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? बस्सी, चित्तौड़गढ़ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन आपके सामने है जहांगीर, औरंगजेब, आजम और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय, वही सवाई जयसिंह द्वितीय जो 1700 से लेकर के 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक क्या किया? जयपुर में शासन किया। और 1727 ईस्वी में जयपुर की क्या की? स्थापना की। 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की और जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो इनको सवाई की जो उपाधि है वो किसके द्वारा देगी साथियों? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा देगी? औरंगजेब के द्वारा देगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपको। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा जो घाघरा होता है वो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जामा, कू, कटकी और कछाबू। कू की हम बात करें तो भीलों के जो घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कू कहलाते हैं। तो यहाँ पे भील स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला जो लंबा घाघरा होता है वो क्या कहलाता है साथियों? कछाबू कहलाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे आपको पूछा गया है। आबू के परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? आपको ऑप्शन दिए हैं धारावर्ष, धंधुक, धूमराज और महीपाल। तो आबू का जो परमार वंश है उसकी स्थापना संस्थापक जो है उसका वो कौन था? धूमराज।
किसके द्वारा स्थापना की गई? धूमराज के द्वारा स्थापना की गई। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही गजब का प्रश्न आपको यहाँ पे दिया है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, हिंदी और राजस्थानी भाषा में लेखन, जो बिल्कुल राइट है। जो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है उन्होंने हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में अपना जो लेखन है, कार्य है, वो किया है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपको दिया है, भारत सरकार ने 1984 में पद्मश्री से इनको क्या किया? सम्मानित किया। ये भी क्या है? बिल्कुल राइट है यहाँ पे, क्योंकि पद्मश्री से सम्मानित किया गया था रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को 1984 में, जो बिल्कुल यहाँ पे क्या है? राइट है। इसके अलावा आपको दिया है 1972 से 78 तक राज्यसभा की सदस्य रही हैं, तो ये भी बिल्कुल क्या है? राइट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है? 2013 में राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। तो 2013 में नहीं दिया गया साथियों, कब दिया गया? 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से इनको नवाजा गया। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।